ये घटना कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की है। बेंगलुरु के नॉर्थ बेंगलुरु इलाके में एक जगह है गजानन नगर, वहाँ की। गजानन नगर से वजीर पाशा नाम के एक आदमी की अचानक गुमशुदगी हो जाती है। तारीख है 13 मई 2015 यानी मई 13, 2015। गजानन पाशा जो है वो टेलरिंग का काम करते थे, लेकिन अपने घर से अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए, किसी को बताए बगैर कि वो कहाँ गए, किससे मिलने जा रहे हैं। घर वाले बहुत परेशान थे। उन्होंने बेंगलुरु में ही पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाई गुमशुदगी की और पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। लेकिन बेंगलुरु पुलिस को, गजानन नगर पुलिस को वजीर पाशा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। उधर 3 रोज बाद, 13 तारीख को ये गायब हुए थे। 3 रोज बाद यानी 16 मई 2015, 16th of May 2015 को वजीर पाशा जो है उसकी लाश मिल गई। और लाश बेंगलुरु में नहीं बल्कि बेंगलुरु से दूर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में मिली। और जिस जगह पर लाश मिली उस जगह का नाम है सोमेंदेपल्ली। तो सोमेंदेपल्ली की पुलिस ने वजीर पाशा की लाश तो बरामद कर ली और लाश बरामद करने के साथ ही उसकी पहचान पता करने की भी पुलिस ने कोशिश की। लेकिन काफ़ी मशक्क़त के बावजूद तब आंध्र प्रदेश पुलिस को, अनंतपुर पुलिस को वजीर पाशा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। कुल मिलाकर वो लाश जो है एक लावारिस लाश बनकर रह गई और आंध्र प्रदेश की पुलिस ने थक हार कर उस लाश का अंतिम संस्कार कर दिया। इधर बेंगलुरु की पुलिस जो है वो लगातार वजीर पाशा को ढूंढ रही थी और वक्त गुजरता जा रहा था, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। और इस तरह, जैसा कि आप जानते हैं, वक्त जितना गुजरता जाता है कोई भी मामला वो ठंडा पड़ता जाता है। तो वजीर पाशा की गुमशुदगी का मामला भी जो है लगातार वक्त के साथ ठंडा पड़ता जा रहा था। 2015 से 2022 इतने साल का वक्त गुजर गया, वजीर पाशा के बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन 2022 में ही बेंगलुरु पुलिस ने इस मामले को रीओपन करने का फैसला किया, यानी इस मामले की नए सिरे से जांच करने का फैसला किया। और इसके लिए बाकायदा एक टीम बनाई गई और उस टीम ने तय किया कि वो वजीर पाशा के डिसअपियरेंस यानी गुमशुदगी के मामले की पड़ताल करेगी और तह तक जाने की कोशिश करेगी कि आखिर वजीर पाशा कहाँ गायब है, कहाँ चला गया। बेंगलुरु पुलिस को अब भी इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि वजीर पाशा की मौत हो चुकी है और मौत जो है वो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में हुई है और वहाँ उसकी लाश मिली है। इसके बारे में बेंगलुरु पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी। वो तो गुमशुदगी का मामला ही सुलझाने में लगे थे। तो जब बेंगलुरु की पुलिस ने नए सिरे से इस मामले की छानबीन शुरू की तो पुलिस ने वजीर पाशा की कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी उसकी CDR निकलवाई, ये चेक करने के लिए कि मोबाइल फ़ोन पर पाशा की किस किस से बात हो रही थी, आखिरी बार किसने बातचीत की, किन के साथ उसका उठना बैठना था। ये सारी चीज़ें CDR के ज़रिए पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही थी। और इसी कोशिश में पुलिस को पता चला कि वजीर पाशा की 2015 में 13 मई को जब वो गायब हुआ था, उस रोज़ आखिरी बार उसने जब किसी से मोबाइल फ़ोन पर बात की थी तो वो नंबर हिना कौसर नाम की एक महिला का था। अब ये हिना कौसर कौन है और वजीर पाशा से उसके क्या संबंध है, ये पता करना बेंगलुरु पुलिस के लिए अब एक नई चुनौती थी। लेकिन पुलिस चूंकि इस मामले को सुलझाने की कोशिश में लगी थी तो पुलिस ने इस चुनौती को स्वीकार करने का फैसला किया और पुलिस ने जो है छानबीन करते हुए हिना कौसर के बारे में जानकारी जुटाई। पुलिस को ये पता चला कि हिना कौसर और एक मैरिड लेडी है और उसके पति का नाम है मोहम्मद गौस। तो हिना और मोहम्मद गौस ये दोनों पहले बेंगलुरु में ही रहते थे और उसी गजानन नगर इलाके में रहते थे जहां का वजीर पाशा रहने वाला है। तो पुलिस को ये बात समझ में आई कि एक ही लोकेलिटी में होने की वजह से शायद इनकी आपस में बातचीत होती हो। लेकिन दिक्कत अब ये थी कि ये लोग गजानन नगर पुलिस की जो इलाका है गजानन नगर का, उस इलाके को छोड़कर अब ये दोनों पति पत्नी गायब हो चुके थे। ये दोनों कहाँ गए इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। हिना कौसर का जो मोबाइल फ़ोन है वो भी स्विच ऑफ हो चुका था और बेंगलुरु पुलिस ढूंढ ढूंढ कर थक गई, लेकिन न तो उन्हें हिना के पति मोहम्मद गौस के बारे में कुछ पता चला और न ही हिना के बारे में कोई जानकारी मिली।
हालांकि छानबीन करते हुए पुलिस को इतना जरूर पता चल गया कि जिस तरह वजीर पाशा टेलरिंग का काम किया करता था, ठीक उसी तरह से हिना कौसर और मोहम्मद गौस ये दोनों भी टेलरिंग का काम किया करते थे। और जब ये गजानन नगर में रहते थे उस समय ये कपड़े सीते थे और कपड़े सीकर वो जो कपड़े के बड़े कारोबारी हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, उनको अपने कपड़े दिया करते थे आगे बेचने के लिए। इतनी बात जो है वो पुलिस को पता थी, लेकिन चूंकि इनका और कोई वेयर अबाउट्स पुलिस को नहीं पता था कि इन दिनों वो कहाँ रहते हैं और गुमशुदगी के बाद ये अचानक कहाँ चले गए, ये सारी चीज़ें चूंकि नहीं पता थी, तो पुलिस जो है वो समझ नहीं पा रही थी कि इस गुमशुदगी से इनका कितना इन्वॉल्वमेंट है, इनका इन्वॉल्वमेंट है भी या नहीं है। लेकिन पुलिस को शक ज़रूर हो रहा था और शक की दो अहम वजह थी। एक तो सीडीआर में आखिरी कॉल के तौर पर हिना कौसर का नंबर होना, और दूसरी वजह उसी गुमशुदगी के बाद हिना का अपने पति के साथ गायब हो जाना। लेकिन अब पुलिस के लिए चुनौती यह थी कि इनको नए सिरे से पुलिस ट्रेस करे, ट्रैक करे, पूछताछ करे और वजीर पाशा की गुमशुदगी के मामले का खुलासा करे। पुलिस जो है वो इंतजार करती रही सही मौके का, और ये मौका आया 2022 में ही 11 फरवरी को, जब एक शख्स की मौत हुई। अब आप पूछेंगे किसी की मौत से किसी की गुमशुदगी के मामले को सुलझाने का ये कैसा रिश्ता है, और पुलिस के लिए ये मौका कैसे बना कि कोई मर गया तो हिना कौसर और मोहम्मद गौस के बारे में पुलिस को जानकारी मिली। तो ये जानना जो है अपने आप में बहुत ही दिलचस्प है। हुआ ये कि 11 फरवरी 2022 को बेंगलुरु में हिना कौसर के दादा की मौत हो गई। अब जब हिना के दादा की मौत हुई तो बेंगलुरु पुलिस जो लगातार वजीर पाशा के मामले को ट्रैक कर रही थी, बेंगलुरु पुलिस को लगा कि हो ना हो अपनी दादा की मौत के बाद हिना कौसर और उसका पति मोहम्मद गौस ज़रूर फ्यूनरल में, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं अंतिम संस्कार, उर्दू में जिसे मैयत का नाम दिया जाता है, मैयत में शामिल होने के लिए ये दोनों ज़रूर पहुंचेंगे। और अगर ये दोनों मैयत में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं तो हम इनको पकड़ेंगे। ये बेंगलुरु पुलिस की पूरी प्लानिंग थी, और जैसा कि पुलिस की प्लानिंग थी एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। 11 फरवरी 2022 को जब हिना के दादा की मौत हुई, उसके बाद मैयत की घड़ी आई, तो बेंगलुरु पुलिस की टीम के कई लोग सादे लिबास में उस मैयत में शामिल होने के लिए पहुंचे। और मैयत में आपको पता है सैकड़ों लोग पहुंचते हैं। ज़्यादातर लोग एक दूसरे को नहीं जानते, क्योंकि एक इंसान की ज़िंदगी में मल्टीपल लोगों से मुलाकात होती है। बहुत सारे लोग मातम पुरसी के लिए आते हैं, पता नहीं चलता कौन किसका जानकार है। तो पुलिस वालों को भी कोई नहीं पहचानता था, लेकिन वो जो है मैयत में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और सादे लिबास में पहुंचे थे। और यहाँ पुलिस की नज़र हिना कौसर पर भी थी और मोहम्मद गौस पर भी थी। और वही हुआ, मैयत में ये दोनों नजर आए। जैसे ही नजर आए, पुलिस ने बगैर देर किए हुए हिना को और गौस को इंटरसेप्ट कर लिया, हिरासत में ले लिया और पूछताछ के लिए थाने लेकर आए। ये पूरे 7 साल बाद ये ब्रेक थ्रू बेंगलुरु पुलिस को मिल रही थी, क्योंकि आपको पता है 13 मई 2015 को वजीर पाशा गायब हुआ था, और इसके बाद 11 फरवरी 2022 को हिना कौसर और मोहम्मद गौस, जिन पर शक की सुई थी, वो पुलिस के हत्थे चढ़े थे। तो पूरे 7 साल बाद ये कामयाबी बेंगलुरु पुलिस को मिल रही थी। पुलिस फौरन इन दोनों पति पत्नी को थाने लेकर आई और इनसे पूछताछ करने की शुरुआत की, वजीर पाशा के बारे में जानकारी लेने की शुरुआत की। और जैसा कि क्राइम के तकरीबन 99.9% मामलों में होता है, ये दोनों पति पत्नी पुलिस को गुमराह करने और बहलाने बहकाने की पूरी कोशिश करते रहे। ये कोशिश कर रहे थे कि पुलिस को छकाएंगे अपनी बातों से और बिल्कुल सच नहीं बोलेंगे, पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन जब पुलिस ने इनको इनके सबूतों के साथ कन्फ्रंट किया, इनका आमना सामना करवाया, तो आखिरकार दोनों को मानना पड़ा कि वजीर पाशा की गुमशुदगी में उन्हीं का हाथ है। और न सिर्फ गुमशुदगी, बल्कि उन्हीं दोनों ने मिलकर वजीर पाशा की 2015 में ही हत्या कर दी थी। सबूत के तौर पर पुलिस ने सीडीआर की जो आखिरी बातचीत है हिना के साथ वजीर पाशा की, वो दिखाई, और साथ ही उन लोगों की रहस्यमयी गुमशुदगी के बारे में भी, जब पुलिस ने उनसे कहा कि अगर तुम्हारा कोई लेना देना या वास्ता नहीं था तो तुम लोग इस तरह से गायब क्यों हो गए, किसी को भी तुम्हारे बारे में पता क्यों नहीं है, तो जाहिर है उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो उनको हार मानना पड़ा और पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल करना पड़ा कि हाँ, उन्होंने ही 13 मई 2015 को वजीर पाशा की हत्या कर दी थी। लेकिन कत्ल किया क्यों, वजह क्या थी, और हिना के साथ वजीर का
ऐसा क्या रिश्ता था, ये सारी बातें अभी सामने आनी बाकी थी और पुलिस इसकी छानबीन में लगी हुई थी। तो इसी कोशिश में पुलिस ने हिना से पूरी कहानी पूछी और हिना ने ये बताया कि वो और वजीर पाशा दूर के रिश्तेदार लगते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ उनका रिलेशनशिप है। अब हुआ ये था कि हिना की और गौस की शादी 2012 में हुई थी, यानी जब वजीर पाशा का कत्ल हुआ उससे 3 साल पहले, और शादी हुई थी आंध्र प्रदेश में। शादी के बाद दोनों आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से माइग्रेट होकर वहाँ से निकलकर आ गए थे बेंगलुरु, और बेंगलुरु के उसी गजानन नगर में रहते थे और रहकर टेलरिंग का काम करते थे। यानी एक तरह से शादी के बाद इस पति पत्नी ने नई शुरुआत की थी और अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश में लगे हुए थे। लेकिन दुर्भाग्य से 2012 से लेकर 2015 तक 3 सालों तक ये लगातार मेहनत मशक्क़त करते रहे, लेकिन टेलरिंग के धंधे में कोई बहुत ज़्यादा बरकत इनको नहीं मिल पाई। ये कोशिश करते रहे, काम करते रहे, मेहनत करते रहे, लेकिन जिस तरह से ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन था कि ये कमाएंगे और एक अच्छी ज़िंदगी गुजर बसर करेंगे, वो हो नहीं पाया। और हार कर इन्होंने सोचा कि अपना धंधा ये बढ़ाएंगे और उसके लिए कुछ रुपयों की ज़रूरत है। तो इन्होंने वहीं गजानन नगर में एक मौलाना से, एक मौलवी से बात की और उस मौलवी से इन्होंने 1.5 लाख रुपए उधार लिए। अब 1.5 लाख रुपए उधार तो ले लिए, लेकिन चूंकि कोई बहुत पुख्ता सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, इतने पैसे वो कमा नहीं पाते थे कि अपनी ज़िंदगी ठीक से गुजार पाएं। 1.5 लाख रुपए कहाँ से चुकाते? तो वो वक्त गुजरता गया और ये उधार के रुपए जो है वो मौलाना साहब को नहीं दे पा रहे थे, चुका नहीं पा रहे थे। उधर मौलाना साहब अपने 1.5 लाख रुपयों के लिए तगादा करने लगे। लगातार हिना से बात करते, गौस से बात करते और अपने पैसे मांगते। एक मुकाम ऐसा आया, हालात ऐसे बने कि हिना ने और गौस ने फाइनली उन 1.5 लाख रुपयों के तगादे से बचने के लिए और मौलाना को जवाब देने से बचने के लिए इन दोनों ने तय किया कि वो बेंगलुरु छोड़कर गायब हो जाएंगे, और उन्होंने वही किया। ये दोनों गजानन नगर छोड़कर गायब हो गए, बेंगलुरु से गायब हो गए और मौलाना साहब बहुत परेशान हुए। लेकिन सूचना तंत्र जो है मौलवी का काफ़ी मजबूत था और उसका नतीजा ये हुआ कि मौलवी साहब आखिरकार इन दोनों को ट्रेस करने में कामयाब हो गए और पता चला कि हिना और गौस पति पत्नी ये दोनों भाग कर चले गए हैं हैदराबाद और वहीं रहते हैं। मौलवी साहब वहाँ जा पहुँचे और हैदराबाद में उनको पकड़ लिया कि भाई मेरे 1.5 लाख रुपए दो, क्या बात है, रुपए मांग रहा हूँ और तुम भाग गए। तो जब इनको कोई जवाब देते नहीं बना तो इन्होंने कहा कि ठीक है, अब हम गजानन नगर वापस आ रहे हैं बेंगलुरु और वहीं आकर रहेंगे, नए सिरे से काम करेंगे और आपके पैसे आपको लौटाएंगे। इसके बाद मौलवी साहब वापस आ गए और दोनों पति पत्नी हैदराबाद में जाकर जो छुपे हुए थे, वहीं रह रहे थे, वो फिर से वापस आए बेंगलुरु और बेंगलुरु में उन्होंने फिर से अपना वही काम, टेलरिंग का काम शुरू किया। लेकिन चूंकि मौलाना रुपए पैसे के लिए बिल्कुल पीछे पड़ा हुआ था, तो हिना ने और गौस ने यह तय किया कि वो कहीं से भी हो रुपयों का इंतज़ाम करके मौलाना साहब को दे देंगे। इसके बाद हिना ने अपने दूर के रिश्तेदार वज़ीर पाशा से बात की और वज़ीर से बात करके हिना ने कहा कि 1.5 लाख रुपए बराए मेहरबानी आप हमें दीजिए और बहुत जल्द हम आपके ये रुपए चुका देंगे। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक मेजर ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट ये आया कि वज़ीर जो है हिना के कहने पर एक दिन 1.5 लाख रुपयों के साथ पहुँचा और उसने वो 1.5 लाख रुपए हिना के हाथ में रख दिए और कहा कि ये लो रुपए, मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम मुझे रुपए वापस दे दोगी, लेकिन इन रुपयों के देने के साथ मेरी एक शर्त है जो तुम्हें पूरी करनी होगी। हिना ने पूछा क्या शर्त है, बताइए, मैं तैयार हूँ। तो वज़ीर पाशा ने बड़े ही बदनीयती से और बहुत ही गंदी शर्त हिना के सामने रखी। वज़ीर ने कहा कि मैं तुमसे रिश्ते बनाना चाहता हूँ, तुमसे क्लोज होना चाहता हूँ और अगर तुम इस रिलेशनशिप के लिए तैयार हो जाओ तभी ये 1.5 लाख रुपए तुम्हें मिलेंगे, अदरवाइज ये 1.5 लाख रुपए मैं अभी लेकर वापस चला जाऊंगा। अब हिना के सामने इधर कुआं उधर खाई वाली हालत पैदा हो गई। घर में उस वक्त गौस मोहम्मद नहीं था, तो हिना बहुत परेशान हुई और परेशान होने के बाद फाइनली ये जो 1.5 लाख रुपए हैं, चूंकि हिना तैयार नहीं हुई तो वज़ीर पाशा अपने 1.5 लाख रुपए वापस उसने अपनी जेब में रखे
और उसके घर से निकल गया, चला गया। तो एक तरह से 1.5 लाख रुपए जो हिना को मिलने वाले थे वो जो है बिल्कुल हाथों के पास से फिसल गया, और हिना जो है वो एक तरह से समझ लीजिए कि एक्सप्लॉइट होते होते या उसका यौन शोषण होते होते वो लड़की या वो महिला बची। लेकिन हिना ने ये दर्द भरी बात, ये दर्द भरी कहानी, अपनी तकलीफ अपने पति गौस मोहम्मद को बताई, और तब गौस जो है वो गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने अपनी पत्नी हिना के साथ मिलकर ये तय किया कि वो जो है अब वजीर पाशा को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वजीर ने बहुत ही गंदी शर्त 1.5 लाख रुपए के बदले में उनके सामने रखी है। इसके बाद दोनों ने चूंकि वजीर से बदला लेने और उसे सजा दिलाने या सबक सिखाने की ठान ली थी, तो दोनों ने तय किया कि वो वजीर की हत्या करेंगे। और इसी प्लान के तहत हिना कौसर ने 13 मई 2015 को, जिस रोज वजीर पाशा गजानन नगर से गायब हुआ, उस रोज हिना ने वजीर को अपने घर बुलाया, ये कहते हुए कि आप आइए, मैं 1.5 लाख रुपए की मुझे सख्त ज़रूरत है, मैं आपकी जो शर्त है उसके लिए तैयार हूँ, आपके साथ मैं रिश्ते में आने के लिए तैयार हूँ, फिजिकली अगर आप मेरे क्लोज आना चाहते हैं तो आइए, लेकिन आप मुझे 1.5 लाख रुपए दीजिए। अब वजीर के मन में तो लालच था, उसे लग रहा था कि 1.5 लाख रुपए के बदले में मैं हिना को एक्सप्लॉइट करता रहूँगा। वो जो है फौरन चला आया इनके घर गजानन नगर। गजानन नगर में वो खुद भी रहता था, लेकिन इनके घर आ गया। इनके घर आने के बाद हिना के साथ वो 1.5 लाख रुपयों के बदले में ज्यादती करने लगा। हालांकि हिना थोड़ा रेसिस्ट कर रही थी, थोड़ा इनवाइट कर रही थी, और वज़ीर जो है वो कंफ्यूज्ड था कि क्या हिना पूरी तरह से सरेंडर करेगी या नहीं करेगी। लेकिन इसी बीच कहानी में एक और मेजर ट्विस्ट आया। हिना ने क्या किया कि अचानक अपनी साड़ी से उसने वज़ीर का गला लपेट दिया, और लपेट कर दोनों हाथों से कस दिया। एक तरह से उसे स्ट्रैंगुलेट करने की कोशिश करने लगी। और चूंकि हिना के साथ उसका पति पहले ही इस साजिश में शामिल था, और वो पति जो गौस मोहम्मद है वो अपने ही घर में, अपने ही कमरे में बिस्तर के नीचे छिपा हुआ था, और जैसे ही हिना ने यानी उसकी पत्नी ने वज़ीर का गला अपनी साड़ी से कसकर पकड़ लिया, तो गौस जो है बिस्तर के नीचे से बाहर निकल आया, और पति पत्नी ने मिलकर गला घोंटकर उसी पल दोपहर के वक्त 13 मई 2015 को वजीर पाशा का कत्ल कर दिया। वजीर का कत्ल करने के बाद अब लाश को ठिकाने लगाने की बड़ी चुनौती थी पति पत्नी के पास। फिर पति पत्नी ने प्लान किया कि कैसे ठिकाने लगाना है, और प्लानिंग के मुताबिक दोनों ने मिलकर 2 बोरियों को जोड़ा, और दोनों बोरियों को जोड़ने के बाद उसमें लाश घुसाई, और उसके बाद बोरी का जो मुंह है उसमें ढेर सारे कतरन, कपड़ों के टुकड़े, चूंकि ये ऑलरेडी टेलरिंग का काम करते थे, घर में बहुत सारे कपड़े थे, इस तरह से कपड़ों के टुकड़ों से उन्होंने बोरी का मुंह जो है वो भर दिया और उसको सिल दिया, और इस तरह से ये दिखाने की कोशिश की कि कपड़ों के कतरन से भरी हुई बोरी है। उस बोरी को उन्होंने रात को ही इसी वजीर पाशा के स्कूटर में रखा, और पति पत्नी दोनों वजीर पाशा के स्कूटर में ही वजीर पाशा की लाश रखकर हिना और कौसर निकल पड़े गजानन नगर बेंगलुरु से अनंतपुर आंध्र प्रदेश के लिए। और इन्होंने वो दूरी तय की, और अनंतपुर आंध्र प्रदेश पहुंचकर इन्होंने सुमंदेपल्ली इलाके में वो लाश जो है एक सुनसान जगह पर फेंक दी। और फेंकने के बाद फिर ये वापस आए, और वापस आने के बाद फिर ये पति पत्नी ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सिर से सिंह। उधर हुआ ये कि 13 मई को वजीर पाशा तो गायब हो गया, घर वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन बेंगलुरु पुलिस कोशिश करके थक गई, कोई पता नहीं चला वजीर पाशा के बारे में। 3 दिन बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया, 16 मई को वजीर पाशा की लाश मिली आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में, सोमंदेपल्ली में, लेकिन वहाँ की पुलिस को ये नहीं पता था कि ये बंदा जो है कौन है और कहाँ से गायब हुआ है। तो उसकी लाश का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया, लेकिन हाँ, उसका डीएनए सैंपल जो है वो आंध्र प्रदेश की पुलिस ने कलेक्ट करके रखा था। और अब जब 7 साल के बाद एक मैयत में शामिल होने पहुंची कातिल जोड़ी को बेंगलुरु की पुलिस ने पकड़ा, तो इनके कबूलनामे के बाद पुलिस को यह पता चला कि वजीर पाशा जो अब तक गायब था, उसकी दरअसल हत्या जो है तीसरे ही दिन हो गई थी, और लाश मिली थी आंध्र प्रदेश के सोमेंदेपल्ली में, अनंतपुर में। तो बेंगलुरु की पुलिस ने अनंतपुर की पुलिस से कांटेक्ट किया, और अनंतपुर की पुलिस ने न सिर्फ कंफर्म किया कि हाँ
हमने 16 मई 2015 को एक लाश बरामद की थी। बल्कि अनंतपुर की पुलिस ने यह भी बताया कि हमारे पास उस डेड बॉडी से रिलेटेड कुछ डीएनए सैंपल भी हैं, अगर आप चाहें तो एग्जामिन करके इसको कंफर्म कर सकते हैं। तो बेंगलुरु पुलिस ने फाइनली उसको भी एग्जामिन किया, करवाया फॉरेंसिक लैब से, और ये कंफर्म हो गया कि वो डेड बॉडी जो 3 दिन बाद, वजीर पाशा की गुमशुदगी के 3 दिन बाद मिली थी, वो डेड बॉडी उसी वजीर पाशा की ही थी। इस तरह से टेलीफोन की कॉल डिटेल, पति पत्नी का लोकेशन, पति पत्नी का रहस्यमय तरीके से गायब हो जाना, इनकी निशानदेही पर उस लाश के बारे में पता चलना और उस लाश का वजीर पाशा का ही लाश निकलना, ये सारे सबूत 7 साल के लंबे इन्वेस्टिगेशन के बाद बेंगलुरु पुलिस जुटाने में कामयाब हो गई, जुगाड़ करने में कामयाब हो गई, और इस तरह पुलिस ने कातिल पति पत्नी की जोड़ी को गिरफ्तार कर लिया। तो ये थी एक मर्डर मिस्ट्री जिसका खुलासा एक मौत, एक मैयत और एक अंतिम संस्कार की